गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की ये चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। कुंवर बेचैन का ये शेर याद आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पाँव का जो कांटा है, आपके अंदर का जो दर्द है, आपके अंदर एग्जाम को लेकर के जो डिमोटिवेशन जो है आपको घेरता रहता है, उसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश है। हमारी हमारी कोशिश है कि आप मोटिवेटेड रहें। हमारी कोशिश है कि आप लास्ट मिनट पर भी रिवीजन करते रहें। आप जब एग्जाम हॉल में बिल्कुल जा रहे होंगे, तब भी हमारा वीडियो देख करके अगर आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप लेकर के जाएं। इसी श्रृंखला में आज गेस्ट पेपर जो है उसको साझा करने वाला हूं आपके साथ। आ, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, गद्य खंड के संभावित प्रश्नों का संग्रह जिसको आप कह सकते हैं, जिनमें बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं। एक अंक वाले प्रश्न जो हैं, सबसे पहले आता है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। क्या नाम था भक्तिन का? लक्ष्मण नाम था। भक्तिन का वास्तविक नाम दरअसल क्या था? लक्ष्मण था। परंतु वो अपने नाम को बताने से घबराती थी। बार बार उसको ऐसा लगता था कि यार मेरा नाम तो बहुत समृद्धि सूचक है, परंतु मेरी भाग्य की रेखाओं से मेल नहीं खाता। मेरा नाम जो है वो अक्सर मेरी जो किस्मत है या मेरी वास्तविक स्थिति है उससे कतई मेल नहीं खाता। अर्थात मेरा नाम तो बहुत समृद्धि सूचक है। मेरा नाम तो ऐसा है कि जिसे लेने से लोगों को लगे कि ये बहुत समृद्धि सूचक महिला होगी, मगर ऐसा है नहीं। इसलिए वो इस बात से कतराती है अपने नाम को बताने से। इसीलिए महादेवी को भी नहीं बताती है। तो महादेवी के मन में एक समस्या आती है कि इसको किस नाम से पुकारा जाए। इस समस्या के निदान हेतु महादेवी ने बाद में उसके गले में पड़ी कंठी माला को देख करके उसका नाम भक्तिन रख दिया था। क्या रख दिया था? भक्तिन रख दिया था। लेकिन नाम से मुझे लगता है कि शर्माना नहीं चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। कुछ भी तुम्हारा नाम हो, जैसे मेरा नाम संजय दत्त शर्मा है, तो शुरुआती दिनों में जब मैंने नंबर 1 स्कूल में एडमिशन लिया तो काफ़ी विडंबनाओं का शिकार मुझे होना पड़ा। कई लोग ये कह करके कि यार संजय दत्त शर्मा, कुछ लोग मजाक उड़ाते कि यार तुम तो संजय दत्त वाला नाम रख लिया अपना। परंतु नाम हमारा हम खुद तो रखते नहीं है। टीचर रखेंगे या पेरेंट्स रखेंगे। टीचर का नाम इसलिए रख लिया मैंने क्योंकि मेरा नाम टीचर नहीं रखा था। तो ये सब चीज़ें कई बार होती हैं। एक औरत थी, मुझे एक वाकया याद आता है। एक औरत थी तो अपने पति का नाम था उसके का ठनठन पाल। तो बड़ी परेशान रहती थी। उसकी सहेलियां उसको चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पति का नाम ठनठन पाल है। तो एक जीवन में उसके में एक घटना घटित होती है जिसके बाद वो इस वाक्य को लेकर के, इस बात को लेकर के जो परेशान रहती थी, ये क्लैरिफिकेशन उसके सामने आ जाता है। एक बार वो जा रही होती है, एक औरत उसको कंडे बनाती दिखती है, उससे नाम पूछती है तो वो नाम बताती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है। और एक व्यक्ति जो हल जोत रहा था उसका नाम धनपाल था। और एक व्यक्ति जिसकी लाश जा रही थी, जिसकी जो मूर्छा शरीर था, जिसका मूर्छित शरीर था, वो जा रहा था कांधा देकर के, जो लोग ले जा रहे थे उनसे पूछा कि इसका नाम क्या है, तो बताया कि धनपाल नाम है इसका, अमर सिंह नाम है इसका। क्या नाम है? अमर सिंह नाम है। तो उसने एक लाइन बनाई, उससे बड़ी स्थिति साफ होती है कि कंडा पास है लक्ष्मी, हर जोते धनपाल, अमर हते ते मर गए मेरे नीके ठन ठन पाल। है ना? तो ये मतलब नाम से बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे वेस्ट कर लिया। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप लोग बड़ी ही डिप्रेशन के शिकार हैं, बड़े तनाव में घिरे हुए हैं। इन सबसे इतर थोड़ी सी मजाक मस्ती ये सब भी जरूरी है जिंदगी में। भक्तिन का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 5 वर्ष की उम्र में हुआ था दोस्तों। कितने वर्ष की उम्र में विवाह? उसका 5 वर्ष की उम्र में। लेकिन गौना कितने वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में। गौ ना, ना से 9। ठीक है। अब एक प्रश्न मैं यहीं से बताता हूं, गौना और विवाह से ही रिलेटेड एक मैं बताता हूं आपको। देखो, जैसे विवाह उसका कितने वर्ष में हुआ था? विवाह कितने वर्ष में? विवाह 5 वर्ष, गौना 9 वर्ष। ना से 9 याद रखो, ना से 9। और उसका जो मायका था वो कहां था? झूसी। कहां था? लेकिन ससुराल कहां थी? ससुराल कहां थी? हड़िया। एक ट्रिक से याद रखिए दोस्तों इसको, कि मायके में जो लड़कियां होती है ना, बड़ी फायर पे होती है मायके में। और मायके में इतने फायर पे होती हैं कि किसी को भी मतलब झुलसने के लिए तैयार रहती हैं कि, और उनके मतलब कईयों का काट करके जाती हैं, कईयों को आग में झूस देती हैं। तो मायके में झूसी,
लेकिन ससुराल में जब वे लड़कियां जाती हैं तो उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं। ससुराल में लड़कियां जाती हैं तो उनकी, लड़के इस ट्रिक से संतोष जनक जो मन स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं, संतोष ले सकते हैं, परंतु लड़कियां जो हैं ट्रिक को थोड़ा अपने अपने लिए क्या कर सकती हैं, मॉडिफाइड कर सकती हैं कि ससुराल में जाकर के हड्डियां तोड़ती हैं अपने पति की। यानी कि कुल मिला करके तुम क्या रखना याद, कि ट्रिक से याद रखिए कि मायका कहां था झूंसी और ससुराल कहां थी हड़िया। ठीक है, अब देखिए दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। दूसरा घर कर लेना क्या अर्थ होगा इस मुहावरे का। देखो इसके कई सारे अर्थ होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हैं इसकी। एक तो है कि दूसरी शादी कर लेना, लेकिन किसी बात से नाराज हो जाना, किसी बात का बुरा मान जाना, तीनों ही अर्थ हैं। परंतु दूसरी शादी कर लेना मुझे लगता है कि आपकी केसब वगैरह में लिखा रहता है, आपकी जो स्थानीय जो गाइड्स हैं एमपी बोर्ड के उनमें लिखा रहता, तो आप ये कर दोगे। भक्तिन की जिठानियों के पुत्रों की तुलना किससे की गई है। किताब में लिखा है कि काग भसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके जिठानियां पुरखिन के पद पर अभिषिक्त होने वाली थी। काग भसुंडी से तुलना की गई है, किससे, काग भसुंडी से। किससे की गई है, उत्तर आप लिख लेना, अगर मैंने लिखूं तो काग भसुंडी से। हमें बाजार कब जाना चाहिए, हमें बाजार कब जाना चाहिए, कमू नहीं जाने चाहिए हमें तो बाजार, क्या करेंगे बाजार जाके। हमें बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो। अगर तुम्हारा मन खाली हुआ तो बाजार का जादू तुम पे चलेगा। बाजार का जादू आंख की राह काम करता है, बाजार का जादू तुम पे चलेगा तो बाजार का वो जादू तुम्हें असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या जैसे भावों से भर देगा और तुम्हें सदा के लिए बेकार कर देगा। इसलिए तब बाजार मत जाइए जब तुम्हारा मन खाली हो, जब तुम्हें पता ही ना हो कि बाजार जाकर के हम क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे और क्या उद्देश्य है बाजार जाने का। इसलिए बाजार तब जाना चाहिए जब हमारा मन खाली ना हो। हमें बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो, और जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया हमें बाजार कब जाना चाहिए। बाजार का जादू किसकी राह काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आंख की राह। किस ज्ञानेंद्र की राह काम करता है, आंख की राह। एक बंदा है भगत, क्या है, भगत, बड़ा ही सिग्मा मेल है भाई साहब। ऐसा बंदा है जो मतलब उसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमको इतना कमाना है, हमको इतना कमाना है, ये करना है, वो करना है। चूरन बेचने का काम करता है, प्रतिदिन जाता है पंसारी की दुकान पर और सिर्फ काला नमक और जीरा, दो ही चीजें खरीद कर लाता है। ओनली टू थिंग्स, पहला काला नमक, दूसरा जीरा। उसकी पत्नी उससे अगर कहती भी होगी कि बाबू गोलगप्पे लेकर के आना, तो लेकर के नहीं आता, ओनली काला नमक और जीरा, इतना ही लेकर के आता है। मन पे अच्छा खासा कंट्रोल है, काला नमक जीरा खरीद करके लाता है, चूरन बनाता है और चूरन बेचता है। तो सिर्फ इतना बेचता है कि 6 आने की कमाई हो जाए, और जैसे ही 6 आने की कमाई हुई यानी ग्रॉस प्रॉफिट उसकी 6 आने हुई प्रतिदिन की, बचा हुआ जितना चूरन है बच्चों में मुफ्त में बांट देता है। कितना अच्छा बंदा है। बाजार में क्या उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा है, कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि यार एक तरफ बाजार में वे भी लोग हैं जो मार काट पे उतारू हैं, 10 रुपए चीज महंगी बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। पर एक भगत है जो पूरे बाजार को कितना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है। इसके बाद पैसे की गर्मी या एनर्जी को मनी बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये याद रखना ध्यान से, मनी बैग। पैसे की गर्मी या एनर्जी को क्या कहते हैं, मनी बैग कहते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। मनी बैग से, हाँ, गुनाहों का देवता के उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती। ट्रिक से याद रखो कि पहले गुनाह कर लेते हैं और फिर गुनाह करने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, धर्म करने जाते हैं। ठीक है। लेखक को सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया,
लेखक को सबसे ज्यादा प्यार उसकी वाली ने नहीं, उसकी जीजी ने दिया। किसने दिया? लेखक। कौन से लेखक? धर्मवीर भारती, जिन्होंने काले मेघा पानी दे चैप्टर लिखा है, ठीक है। और जीजी रिश्ते में लेखक की कौन लगती थी? कोई नहीं लगती थी, कोई भी नहीं लगती थी, ठीक है। इंदर सेना का अन्य नाम क्या था? इंदर सेना का अन्य नाम था मेढक मंडली। क्या था? क्योंकि वो मेढकों की तरह उछलकूद करते थे। धर्मवीर भारती कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। क्या थे? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार कौन है? फडीश्वरनाथ रेणु। फडीश्वरनाथ रेणु। इसके लिए ट्रिक याद रखो कि फड्डी चौराहे पर आंच जला करके ठुमका लगाता है। फड्डी से फडीश्वरनाथ रेणु, चौराहे से कितने चौराहे? आंच से आंचलिक उपन्यासकार, ठुमका से ठुमरी, यानी कि ये आंचलिक उपन्यासकार इनकी उपाधि है, कितने चौराहे और ठुमकी इनकी ठुमरी इनकी रचनाएं हैं, और नाम है क्या? फडीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह था। चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। वो पंजाब से आया था। पंजाबी पठान पहलवान जमायत के सभी पहलवानों को हरा दिया था। 2 दिन से लगातार विजेता था। फिर उससे लड़ने लुट्टन आया और लुट्टन को उसने पटक दिया, लेकिन बाद में लुट्टन ने उसे पटक दिया। कहानी खत्म और लुट्टन जीत गया। लुट्टन जाकर के राज्य में क्या बन गया? राज पहलवान बन गया। लुट्टन के माता पिता उसे मात्र कितने वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चले गए थे। लुट्टन के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। अब कछु पूछे नाम बता दोनों पुत्रों के, अब हम क्या बताएं? किताब में नहीं लिखा है तो नाम नहीं बता सकते ना। लुट्टन कितने वर्षों तक राज दरबार में रहा था? कितने वर्षों तक रहा था? 15 वर्षों तक। लुट्टन दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर गया था। कुटज रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में बड़ा कोमल माना गया है। पदम सहित भ्रमरस्य न पेलवा पुनः पतत्रिणाम श्रीसम पुनः पतत्रिणाम, यानी कि इतना कोमल है कि केवल और केवल भ्रमरों के कोमल पदों का दबाव सहन कर सकता है, लेकिन पक्षियों का भी दबाव सहन नहीं कर सकता। कर्नाट राज का वर्तमान नाम है कर्नाटक। यहाँ की एक प्रिया रानी थी विजयका देवी, जिन्होंने क्या लिखा था कि मेरे अनुसार केवल 3 ही कवि हैं इस दुनिया में। कौन कौन से हैं? पहले कवि ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, ठीक है ना। ब्रह्मा ने वेदों को दिया, वाल्मीकि ने रामायण को दिया और व्यास ने महाभारत को दिया। इसके अलावा अगर कोई चौथा व्यक्ति कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्णाट राज की राजप्रिया विजयका देवी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसा मुग्नि ददामि वाम चरणम कर्णाट राजप्रिया, ये उनके शब्द हैं, है ना। सीरीज के पुष्प मेरे मानस में डडोरा जरूर पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? हिल्लोल। क्या पैदा करते हैं? क्या पैदा करते हैं? हिल्लोल। क्या पैदा करते हैं? हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं, ठीक है। सीरीज का फूल कब लगता है? जेठ मास में। कब? सीरीज से अपना रस कहां से खींचता है? वायुमंडल से। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास बताते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया। दुष्यंत ने एक बार बड़ा अच्छा चित्र बनाया था शकुंतला का, लेकिन शकुंतला के चित्र में बहुत अच्छा चित्र था, सबको अच्छा लग रहा था, वह दुष्यंत को लग रहा था कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसको देख देख कर बार बार दुष्यंत खींच उठते थे। वो 2 चीजों की कमी रह गई थी। पहला तो उनके कानों में सीरीज का पुष्प पहनाना भूल गए थे, जिसके केसर उनके गंडस्थल अर्थात गालों तक लटकते थे। और दूसरा, शरद चंद्र के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार देना भूल गए थे, ठीक है। अंबेडकर उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए थे। अंबेडकर जो हैं बहुत सताया गया था इनको, बहुत गरीब थे और इतना मतलब अपर कास्ट के लोगों ने थोड़ा परेशान किया और अपर कास्ट के लोगों ने परेशान करके इनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया कि अमेरिका पढ़ के आओ, फिर संविधान बनाना भारत का। जाति प्रथा जो है आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। किस पहलू से? आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। और काल्पनिक जगत की वस्तु किसे माना गया है? समता को। लिखा है समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? एनिहिलेशन कास्ट के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका हिंदी अनुवाद किया है ललई सिंह यादव ने। किसने? और हिंदी में इसका नाम क्या हो जाता है? जाति भेद का उच्छेद। दासता का संबंध सिर्फ कानूनी पराधीनता से ही नहीं है। सिर्फ कैसी पराधीनता से नहीं है, बल्कि इसमें वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ लोगों द्वारा थोपे गए काम को करना होता है। अंधेरी रात चुपचाप क्या बहा रही थी? आंसू बहा रही थी। भक्तिन सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती है। सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े और छायादार। कैसे होते हैं? बड़े और छायादार। तो ये तो हो गई गद्यखंड की ओटी का गैस पेपर। अब लेते हैं आपका गद्यखंड का वैसा वाला गैस पेपर। कैसा वाला? क्वेश्चंस का, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे 2 अंकों के, देख लीजिए।
भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन महादेवी को कैसे पकवान खिलाती थी? बाजार का जादू किसे कहते हैं? ठीक है ना। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? मनी बैग क्या है? जीजी के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताओ। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? उनके 2 नाम और कौन से थे? ठीक है ना। गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलो। शीत पुष्प किसे कहते हैं और क्यों? पूरा गैस पेपर है तुम्हारा। 3 अंक वाले प्रश्न जो हैं इनमें जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा, इन तीनों का लेखक परिचय याद कर लेना। 2 तो आते ही हैं, 3 दिए हैं मैंने, ठीक है। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है इनमें ये देख लेना। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रही। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोल बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार, ये पाठ्य नहीं लिखा है, पथ्य लिखा है। क्या लिखा है? पथ्य विहीन लोगों में वह संजीवनी शक्ति भरने का काम करता था। संदर्भ लिखोगे, क्या लिख दोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ पहलवान की ढोलक से लिया गया है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। प्रसंग में क्या लिख दोगे? प्रसंग में क्या लिख दोगे? गांव के भयावह माहौल और इसके बीच भी पहलवान लुट्टन के ढोलक बजाने की दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न व्याख्या में क्या लिखोगे कि इसी का मतलब एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे कि रात्रि की जो भीषण स्थिति थी उसको केवल, रात्रि की भीषण स्थिति में सब डरे हुए होते थे, लेकिन केवल एक ही चीज ऐसी थी गांव में जो कि रात्रि की विभीषिका या भीषण स्थिति या रात्रि के डर को ललकार कर चुनौती देती थी, अर्थात लोगों में एक नई ऊर्जा भरने का काम करती थी। वो थी पहलवान की ढोलक। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत, कह रहा है कि पहलवान शाम से लेकर के सुबह होने तक, यानी कि पूरी रात लगातार यूं ही ढोलक बजाता रहता था, और वो कभी मतलब ढोल बजाते बजाते थकने वाला ख्याल ऐसा कुछ उसके मन में नहीं आता था। संध्या से लेकर के सुबह तक लगातार एक ही धुन में ढोलक बजाता रहता था, अर्थात उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती थी। पहलवान लुट्टन सिंह ऊर्जा से, बेहद ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति था और गांव के अन्य लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करता था। कैसे? ढोल बजाकर, ठीक है ना। और गांव के अन्य लोग जो कि अर्धमृत से थे और औषधि उपचार पथ्य विहीन लोग, यानी कि गांव के ऐसे लोग जिन पर औषधि भी काम नहीं कर रही है, उपचार की व्यवस्थाएं नहीं है उनके पास, और पथभ्रष्ट कह सकते हो, अपने पथ से भटके हुए लोग जो कि महामारी की चपेट में घिरे हुए हैं, महामारी के शिकार हो चुके हैं, ऐसे लोगों को एक तरह से जिंदा बनाए रखता था पहलवान ढोलक बजा करके। अर्थात पहलवान की ढोलक पूरे गांव में एक संजीवनी शक्ति भरने का, एक नई ऊर्जा भरने का काम करती थी, जिसकी वजह से लोग प्रेरित होकर के अपनी जो जीवन प्रत्याशा है उसको बढ़ा हुआ महसूस करते थे, ठीक है। और विशेष में क्या लिख दोगे? विशेष में क्या लिख दोगे कि जैसे अर्धमृत, औषधि, उपचार, पथ्यविहीन आदि कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। ये देख लो, इनमें स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। 2 आती हैं, हमने 8 दी हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। 9 दी हैं, ठीक। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, फिर पॉज करके लेते जाया करो, ठीक। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर? कहाँ से देख रहे हो और क्या और आपकी नीड है बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरेक्ट करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।